नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, अपन लोग चर्चा कर रहे थे पार्टनरशिप पे। इसका कुछ पोर्शन या थ्योरेटिकल पोर्शन अपन देख चुके थे। आज अपन जो इसमें चर्चा करेंगे वो एज ए कंपटीशन बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपन लोग चर्चा करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की गणना। तो अपन चर्चा कर रहे हैं आज ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ब्याज की गणना करने से पहले आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है? समय, टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्याज होता है, कोई भी डेप्रिसिएशन होता है, उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी गणना की जाती है। जितने समय के लिए अपन पैसा लेंगे या जितने समय के लिए अपन पैसा देंगे, उसी समय तक की ब्याज की गणना आपको करनी पड़ेगी। और वो टाइम पीरियड जो होगा वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे करते हैं। ब्याज की गणना में अपन देखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, और एक अपन देखेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना, दोनों गणनाएं अपन कैलकुलेशन आज अपन सीखेंगे। तो किस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है, ये अपन आज यहां चर्चा करेंगे। सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या है? टाइम। आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि कितने समय तक आपने पैसा लिया या कितने समय तक आपने पैसा दिया। ठीक है, आज अपन चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले पूंजी पर ब्याज की गणना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है अपना पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दो कंडीशन फॉलो होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर ए, जब पूंजी वर्ष के प्रारंभ में ही लगाई जाए। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वर्ष के प्रारंभ में ही जब क्या की जाए? पूंजी लगाई जाए। तो सीधा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल। कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? रेट अपॉन 100। सीधा सा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? जब पूंजी वर्ष के प्रारंभ में ही लगाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ष भर में पार्टनर्स के द्वारा कितनी बार पूंजी लगाई गई? एक बार, और वो भी कब? वर्ष के प्रारंभ में। तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है, लगाई गई पूंजी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्या आ जाएगा आपके पास? लगाई गई पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल मैं बनाता हूं कि ए ने 1 अप्रैल 2008 को 50,000 रुपए की पूंजी से 50,000 रुपए की पूंजी साझेदारी में लगाई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है? 10%। और अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो होते हैं 31 मार्च 2009। तो आपसे कहा जाए कि एक ही पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, तो सीधा सा है, ए ने कब पैसा लगाया? 1 अप्रैल को। कितना? 50,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और 31 मार्च को खाते क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो गए। सीधा सा फॉर्मूला है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी? 50,000। रेट कितनी? 10 डिवाइड बाई 100। तो आपका ब्याज कितना आया?
5,000 रुपए फर्म एक को प्रति वर्ष क्या देगी, ब्याज देगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अपन इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एज ए कंपटीशन के अकॉर्डिंग और एज ए 12th बेस के अकॉर्डिंग। क्या है इसमें, सेकंड क्या है, वर्ष में साझेदार के द्वारा या साझेदारों के द्वारा बार बार पूंजी लगाने पर, बार बार पूंजी लगाने पर, कहने का मतलब एक साझेदार या जो साझेदार जितने भी हैं वो फर्म में क्या कर रहे हैं, पूरे 12 महीने के पीरियड में बार बार पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां दो मेथड है, दो तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड होगा उसको अपन फॉलो करेंगे, जो कि इजी रहेगा। ठीक है, क्या है, वर्ष में साझेदारों के द्वारा जब बार बार पूंजी लगाई जाती है तो सीधा सा सिस्टम क्या करना है, आपको इंटरेस्ट के लिए कौन सा मेथड फॉलो करना है, उस मेथड का नाम है गुणनफल विधि। कौन सी विधि से निकालना है, गुणनफल विधि, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कौन से मेथड से निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। वो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर सीधा सा फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू टाइम, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रेट इंटू 100 अपॉन, सॉरी, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 है। या ऐसे समझ में नहीं आता तो हिंदी में क्या हो जाएगा, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12। अब आपके सामने सबसे मेन समस्या क्या आ रही है, यहां फॉर्मूला आप यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो अपन लिख रहे हैं गुणनफलों का योग, ये अपने को कहां से मिलेगा। तो देखो दोस्तों, गुणनफल कैसे आएगा, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर हो जाएगा लगाई गई पूंजी इंटू समय। कितना पैसा आपने कितने समय के लिए लगाया, उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, गुणनफल आएगा। सभी गुणनफलों को अपन जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या बन के आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुणनफलों का योग। अब बात करते हैं किसकी, पूंजी तो क्वेश्चन में दी जाएगी, किसकी बात कर रहे हैं, समय की। समय कैसे निकालना है आपको, समय निकालना है कितना पैसा किस समय लगाया, उस समय से लेकर अकाउंट क्लोज्ड होने के टाइम। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी बंदे ने कब पैसा लगाया, 1 जुलाई को, अकाउंट कब क्लोज होंगे, 31 मार्च को, तो कितना टाइम हो गया, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का टाइम आपको देखना है। तो कैसे होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 9। तो कितना पैसा उसने 1 जुलाई को लगाया, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, गुणनफल। इसी तरह उसने दूसरी पूंजी कब लगाई, उसको वहां से लेकर कहां तक का टाइम लेना है, 31 मार्च या खाते बंद होने तक का टाइम आपको लेना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से सारे गुणनफल अपने सामने आ जाएंगे, उनको जोड़ लेना, वो क्या कहलाएगा, गुणनफलों का योग। उसको किससे गुणा कर देना, दर से, डिवाइड करना किससे, 100 इंटू 12 से, तो अपने पास क्या आएगा, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से अपन लेते हैं इसको, एग्जाम्पल में बता रहा हूं यहां, तो देखो यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं एक, ये 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। यहां 1 अप्रैल 2008 इसने कितने पैसे लगाए, 50, इसने कितने लगाए, 1 लाख, और इसने कितना लगाया, 1,50,000। ठीक है, फिर कुछ टाइम निकला, यानी
31 मई 2008 इसने कुछ नहीं लगाया, इसने 10,000 और इन्वेस्ट किए और इसने भी कुछ नहीं लगाया। फिर 1 अगस्त 2008 इसने पैसा लगाया कितना, 20,000, इसने कुछ नहीं लगाया और इसने कितने लगाए, 15,000। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1 नवंबर 2008 इसने लगाया कितना, 15,000, इसने कुछ नहीं लगाया, इसने इन्वेस्ट किए कितने, 8,000। फिर 1 फरवरी 2009 इसने पैसा लगाया 20,000, इसने लगाए 50,000 और इसने कितने लगाए, 20,000। ठीक है, आपसे कहा जाए अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो हो रहे हैं कब, 31 मार्च 2009। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है, 10% पर एनम। आपसे कहा जाए कि ए बी सी की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। तो देखो, एक वर्ष जो कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो देखो ये 1 वर्ष यानी यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीने के पीरियड में ये बार बार पूंजी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं ना। तो अपने को यहां क्या करना पड़ेगा, यहां अपने को गुणनफल मेथड से ब्याज की गणना करनी है। गुणनफल मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो पहले अपन ए का निकालते हैं। ए का निकालते हैं अपन यहां, कैपिटल टाइम और प्रोडक्ट, कैपिटल टाइम और प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले ए ने कितने लगाए, 50,000, कब, 1 अप्रैल को। अब टाइम कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था, लगाई गई तारीख से खाते बंद होने की तारीख तक का समय, कब लगाया, 1 अप्रैल। अकाउंट कब क्लोज होंगे, 31 मार्च। तो कितना टाइम हो गया, 12। तो 12 पंजो 60, 6 लाख। आगे चलते हैं। फिर इसने 31 मार्च मई को कुछ नहीं लगाया, फिर 1 अगस्त को लगाए इसने 20,000। कितने लगाए, 20,000, कब, 1 अगस्त। तो अगस्त से काउंटिंग करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 1,60,000। फिर 1 नवंबर को इसने लगाए कितने, 15,000, कब, नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 5, कितना हो गया, 75,000। फिर 1 फरवरी को इसने लगाए कितने, 20,000, कब, 1 फरवरी। तो फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए, ये 2, 40,000 कर दो टोटल, कितना हो गया, 6 1 7 1 8 8, कितना हो गया, 6 1 7 1 8 75, टोटल कितना हो गया, 8,75,000। रख दो अपने फॉर्मूले में, गुणनफलों का योग 8,75,000 इंटू दर कितनी है, 10 बटा 100 इंटू 12, काट लेना, जो आएगा अपने पास क्या होगा, ए की पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे किसका, बी का, और इसी तरह निकालेंगे किसका, सी का। तीनों की पूंजी का ब्याज अपने पास आ जाएगा। समझ में आया नहीं दोस्तों, दोबारा देखो, फिर से समझा रहा हूं। यदि कोई पार्टनर पूरे वर्ष भर में बार बार पूंजी इन्वेस्ट करता है, पूरे वर्ष भर में बार बार पूंजी का क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको उसकी पूंजी पर जो ब्याज की गणना करनी है वो कौन सी विधि से करनी है, गुणनफल विधि, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी गुणनफलों का योग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में रहेगी अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब यहां मेन समस्या क्या आती है कि गुणनफलों का योग अपन कैसे आएगा, गुणनफलों का योग कैसे आएगा। तो गुणनफल कैसे निकल के आएंगे, कितनी पूंजी लगा रहा है उस पूंजी को गुणा कर देना किससे, समय से। पूंजी को किससे गुणा करना है, समय से गुणा करना है। समय कैसे निकालोगे,
किस समय उसने पैसा लगाया, जिस समय उसने पैसा लगाया उस तारीख से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक का आपको क्या लेना है, समय लेना है। तो वो समय ही आपका क्या होगा, यहां रखा जाएगा। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, गुणनफल। सभी गुणनफलों को क्या कर लेना, जोड़ लेना, और जोड़ के क्या बना देना, गुणनफलों का योग। ठीक है दोस्तों, जैसे ये एग्जांपल मैंने बताया आपको, एक तो अप्रैल में लगा रहा है, फिर एक अगस्त में लगा रहा है, फिर एक नवंबर में लगा रहा है, फिर एक फरवरी में लगा रहा है। इस तरीके से एक पूरे 12 महीने में इसने कितनी बार पूंजी लगाई, 4 बार इसने पूंजी लगाई, 4 बार इसने क्या किया, पूंजी लगाई। तो अपन कैसे निकालेंगे, 50,000 लगाए कितने महीने के लिए, 12 महीने। अब ये 12 कैसे आए, जब लगाए तब से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक का समय। फिर इसने कितने लगाए, 20, कब, 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का समय 8। फिर इसने कब लगाया, 1 नवंबर, कितने, 15,000, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च। फिर इसने कब लगाए, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का समय आपको यहां रखना है। टोटल किया अपन ने प्रोडक्ट का, कितना आया, 875। फॉर्मूले में रखो, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12। गुणनफलों का योग कितना आया, 8,75,000 इंटू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन 100 इंटू 12। जो भी आएगा वो अपना क्या होगा, एक की पूंजी पर ब्याज। इसी तरह बी का निकालो और इसी तरह सी का निकालो। कोई डाउट दोस्तों, कोई भी डाउट हो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताना। आगे चलते हैं अपन, फिर अपन बात करेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना, देखो सेकंड आता है अपना आहरण पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखो सबसे पहली बात तो आहरण पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के की सिस्टम भी वही है जो पूंजी पर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट की अपन बात करें, अपन एक ही बार आहरण करने पर, यदि किसी भी पार्टनर ने पूरे वर्ष भर में कितनी बार किया है आहरण, केवल एक ही बार किया है, तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है, ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। मैंने पहले भी कहा था कि समय के अकॉर्डिंग ही ब्याज की गणना की जाती है, समय के अकॉर्डिंग ही ब्याज की गणना की जाती है। कितना ड्रॉइंग्स उसने किया, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने समय के लिए, समय वही कब किया से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक का समय, डिवाइड बाई 100 इंटू 12। तो क्या आएगा अपने पास, आहरण पर ब्याज। अब इसका जो सेकंड मेथड में बताऊंगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन के आ सकता है 12th एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जाम में भी मोस्टली उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो किस प्रकार से करना है, मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड मेथड है इसका बी, आहरण पर औसत समय ब्याज की गणना, या औसत ब्याज की गणना भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला होता है इसका टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स यानी पूरे वर्ष भर में उसके आहरण कितने हैं, इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम। यहां क्या रखना है अपने को, एवरेज टाइम अपॉन 100 इंटू 12। अच्छी तरह समझ लेना, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल आहरण उसका कितना हुआ पूरे वर्ष भर का, इंटू रेट, ड्रॉइंग्स की रेट कितनी है इंटरेस्ट की, इंटू एवरेज टाइम। अब देखो टोटल ड्रॉइंग्स अपने पास क्वेश्चन में रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रेट क्वेश्चन में रहेगी, क्वेश्चन में क्या नहीं रहेगा, एवरेज
टाइम नहीं रहेगा, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को यहां रखना पड़ेगा। अच्छी तरह समझना। कोई चीज समझ में नहीं आए मुझे कमेंट्स करके बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका गलत होगा तो यही होगा। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम डिवाइड बाई 100 इंटू 12। अब मैंने आपसे कहा कि टोटल ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में रहेगा। अब टोटल ड्रॉइंग्स की अपन बात करें तो कैसे, देखो यदि कोई बिजनेस आपका 12 महीने चल रहा है और कोई भी पार्टनर है वो प्रत्येक महीने में यदि 4,000 रुपए निकालता है तो पूरे 12 महीने में कितने निकालेगा? 48,000 निकालेगा कि नहीं निकालेगा? एक महीने के 4 निकाल रहा है तो 12 महीने के 48,000 हुए कि नहीं हुए? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम। अब बात करते हैं एवरेज टाइम। आपको मैंने कहा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग रखना है, तो कंडीशन क्या है वो सारी कंडीशनें मैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। टेबल क्या है दे कि कंडीशन किस प्रकार से फॉलो करनी है। फॉर्मूला में देखो एक बार फिर से लिख रहा हूं यहां। फॉर्मूला क्या था अपना? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम डिवाइड बाई 100 इंटू 12। ये अपना फॉर्मूला था। तो देखो दोस्तों, टोटल ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में रहेगी, एवरेज टाइम आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग रखनी है। और कंडीशन जो है उस टेबल के माध्यम से देखनी है अपने को। क्या है अपने पास? जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाता है, जब ड्रॉइंग्स कोई भी पार्टनर प्रत्येक महीने के प्रारंभ में करता है, ठीक है, ये 12 मंथ यदि बिजनेस चले, 9 मंथ यदि बिजनेस चले और 6 मंथ यदि बिजनेस चले, ये मंथ है कि कितने महीने आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी पार्टनरशिप कितने महीने चल रही है। और उस पार्टनरशिप या उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यदि आप जब प्रत्येक महीने के प्रारंभ में आहरण करते हो तो आपको करना है n+1/2, n+1/2 और n+1/2। अब यहां n किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम ऑफ पार्टनरशिप, टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहां मंथ कितने महीने चला? 12, तो यहां रखना है 12। यहां कितने महीने चला? 9 महीने, तो यहां रखना है 9। और यहां कितने महीने चला? 6 महीने, तो यहां रखना है 6। ठीक है। अब यदि प्रत्येक महीने के मध्य में आप आहरण करते हो तो n/2 n/2 n/2, चाहे बिजनेस 12 महीने चले, चाहे 9 महीने चले, चाहे 6 महीने चले। ठीक है। n किसको इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ मंथ्स। जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में होता है तो n-1/2, n-1/2, n-1/2। ठीक है। यदि 12 महीने चल रहा है तो 12-1, 9 महीने चल रहा है तो 9 महीने 1 और 6 महीने चल रहा है तो 6-1। ठीक है। ये तो थी प्रत्येक महीने की कंडीशन। अब बात करते हैं कि प्रत्येक 3 महीने के बीच में आहरण करता है। कहने का मतलब यदि आपका बिजनेस कितने महीने चल रहा है? 12 महीने, और प्रत्येक 3 महीने से एक बार आहरण किया जा रहा है तो साल के कितने आहरण होंगे? 4। एक बार में 4,000 निकाल रहा है तो 4 चौक 16 टोटल आहरण हुआ नहीं हुआ? सॉरी, हाँ, 4 4 चौक 16 टोटल आहरण हुआ नहीं हुआ? तो कैसे करना है? प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में यदि आहरण करता है तो n+3/2, प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में n+3/2 और n+3/2। कब? जब प्रारंभ में करता है। मध्य में करता है तो n/2 n/2 n/2, और यदि अंत में करता है तो n-3/2 n-3/2 और n-3/2। ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सारा एग्जांपल से क्लियर होगा। देखो इधर एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, a 4,000 प्रत्येक माह के प्रारंभ में, b 6,000 प्रत्येक 3 माह के अंत में, और c 8,000 प्रत्येक माह के अंत में। बिजनेस स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल 2008 को, और क्लोज होगा आपका 31 दिसंबर 2008 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। आपसे कहा जाए कि ए, बी और सी के आहरण पर ब्याज की गणना
कीजिए। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपका बिजनेस कितने महीने चला, कब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, कब क्लोज हुआ 31 दिसंबर, कहने का मतलब 9 महीने चला। तो आपको 9 महीने की कंडीशन रखनी है, ठीक है ना। अब 9 महीने में 6 कंडीशन अपन ने देखी, कौन से 6 महीने में कौन सी है वो रखनी है। फर्स्ट क्या है, ए 4000 प्रत्येक माह के प्रारंभ में, तो ए का निकालते हैं। चलो सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स, ए कितने रुपए निकाल रहा है 4000, बिजनेस कितने महीने चला 9 महीने, प्रत्येक महीने में निकाल रहा है तो 9 चौक 36, टोटल आरण कितना हुआ 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10। अब एवरेज टाइम की बात करें अपन, तो प्रत्येक महीने के प्रारंभ में ये 9 महीने वाली कंडीशन क्या रख जाएगा 9 + 1/2, 9 + 1/2, तो 10 में 2 का भाग दोगे तो एवरेज टाइम कितना आया 5, डिवाइड बाई 100 इंटू 12, काट लेना, जो आएगा वो किसका आरण होगा ए का। इसी तरह किसका निकालेंगे बी का। बी क्या है 6000 रुपए प्रत्येक 3 महीने के अंत में, प्रत्येक 3 महीने के अंत में 6000। सबसे पहले तो ये देखो बिजनेस कितने महीने चला 9 महीने, 3 महीने से एक बार निकाल रहा है तो पूरे 9 महीने में कितनी बार आरण करेगा 3 बार, 3 ही होंगे भाई। 9 महीने बिजनेस चल रहा है, 3 महीने से एक बार पैसा निकाल रहा है तो पूरे 9 महीने में कितनी बार आरण करेगा 3 बार, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कैसे ये 9 महीने वाली कंडीशन, प्रत्येक महीने के अंत में n-3/2, n-3/2, तो क्या हो जाएगा कुल आरण तो कितना हो गया 36, 18, दर कितनी 10। अब एवरेज टाइम देखो n-3, n कितना 9 -3 डिवाइड बाई 2, तो 9 में से 3 गए, 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 3, डिवाइड बाई 100 इंटू 12, काटोगे किसका आ जाएगा ब्याज डी का। इसी तरह निकालेंगे किसका सी का, इसी तरह किसका निकालना है सी का। सी क्या कह रहा है 8000 रुपए प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक महीने के अंत में, ये रहा। तो पूरे 9 आरण होंगे कि नहीं होंगे इसके, तो पूरे 9 आरण का मतलब क्या हुआ 9 × 72, पूरे वर्ष भर का आरण, दर कितनी 10 इंटू 9 महीने के अंत में, तो 9 - 1/2, 8 में 2 का भाग दोगे कितने महीने का ब्याज निकालना है 4 महीने का, डिवाइड बाई 100 इंटू 12, अपने पास क्या आ जाएगा सी का आहरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आहरण की औसत ब्याज विधि। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।